अब हम सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को समझते हैं। हमने पिछली चर्चा में सांख्य दर्शन के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है तथा सत्कारवाद को भी समझ लिया है। अब हम प्रकृति और पुरुष तत्व को समझेंगे। सांख्य दर्शन में इन दो तत्वों को स्वतंत्र तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रकृति निरपेक्ष है, पुरुष भी निरपेक्ष है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य तत्व है। पुरुष चैतन्य इस अर्थ में है कि वह अपने आप को जानता है, अपने आप को प्रकाशित करता है, जबकि प्रकृति जड़ इस अर्थ में है कि वह अपने ज्ञान के लिए अपने पर निर्भर नहीं है, वह अपने ज्ञान के लिए पुरुष पर निर्भर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य तत्व है। प्रकृति और पुरुष के विषय में अन्य जानकारी प्राप्त करने से पहले हम प्रकृति और पुरुष के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जब तक हम इनके उस अर्थ को नहीं समझ लेते जो सांख्य दर्शन ने लिया है, तब तक हम सांख्य दर्शन को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले पुरुष शब्द के अर्थ को समझेंगे। सांख्य दर्शन ने अपने दर्शन में पुरुष शब्द चैतन्य तत्व के लिए लिया है। यह चैतन्य तत्व सभी जीवों में चेतना है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जितने भी जीव हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उन सब की जो चेतना है वह सांख्य दर्शन में पुरुष के रूप में कहा गया है। तो स्पष्ट है कि जिसे हम बायोलॉजिकली मेल कहते हैं मनुष्यों में, वह पुरुष और सांख्य दर्शन का पुरुष दोनों भिन्न हैं। सांख्य दर्शन का पुरुष मेल और फीमेल से अलग है, वह इनसे परे है। तो हम यहाँ पर एक और भी प्रश्न ले सकते हैं कि जो मेल और फीमेल इस प्रकृति में हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो सांख्य दर्शन यह कहता है कि प्रकृति में जो मेल और फीमेल हैं वे प्रकृति के ही रूप हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो मेल है, उसका एक शरीर है, उसका एक आकार है, उसकी इंद्रियां हैं, उसके भीतर मन है, बुद्धि है, अहंकार है। यह सारे रूप प्रकृति के रूप हैं। तो जितना भी बाह्य आकार प्रकार है वह प्रकृति का अंश है, प्रकृति का रूप है। उसी तरह से एक स्त्री है, उसका भी एक शरीर है, उसका एक आकार है, उसका अहंकार है, मन है, बुद्धि है। यह सब प्रकृति का पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाह्य आकृतियाँ हैं किसी भी जीव की, जो परिवर्तनशील हैं, वह सब प्रकृति का अंश है, प्रकृति की रचना है। तो सांख्य यह कहता है कि समस्त जीवों में, चाहे वह मेल रूप में है चाहे वह फीमेल रूप में है, जो चैतन्य तत्व है वह पुरुष है। अब यहाँ पर एक निष्कर्ष और निकल कर आता है कि हमारे भीतर जो मन, बुद्धि, अहंकार है वह भी प्रकृति का ही अंश है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारा स्वरूप मन, बुद्धि, अहंकार से भिन्न है। हम शुद्ध चैतन्य तत्व हैं और वह चैतन्य तत्व जिसकी न कभी मृत्यु होती है न जिसका कभी जन्म होता है। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि पुरुष किसी भी प्रकार के प्राकृतिक रूप आकार से भिन्न तत्व है। तो सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द के इस अर्थ को हम ग्रहण करेंगे, इस अर्थ को हम लेकर चलेंगे। अब हम प्रकृति शब्द के विषय में भी थोड़ा सा जान लें, क्योंकि प्रकृति शब्द से हम जो सामान्यतया अर्थ लेते हैं वह यही होता है कि हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उनमें जिन वस्तुओं को मनुष्य ने नहीं बनाया है वे सब प्रकृति की रचना है, प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, सूरज हैं, चाँद हैं, तारे हैं, आसमान है, ये सारी चीज़ें प्रकृति की बनाई हुई हैं। और जिन वस्तुओं को हम बना देते हैं वह आर्टिफिशियल हो जाती हैं। तो प्रकृति
हमारे चारों तरफ की वो वस्तुएं हैं जिन्हें हमने नहीं बनाया है, वे प्रकृति की हैं, और जिन्हें हमने बनाया है वे कृत्रिम हैं, वे आर्टिफिशियल हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसे बांट लेते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन में जब हमने यह समझ लिया कि हम खुद ही प्रकृति के बनाए हुए हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं वे सब प्रकृति की रचना है, प्रकृति की बनाई हुई हैं। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जो प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं हैं, तो प्रकृति क्या है? सांख्य दर्शन यह कहता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का जो आधार है, उन सब का जो कारण है, इनके जो पहले है वह प्रकृति है। तो प्रकृति हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जो वस्तुएं हैं वह हमारे अनुभव में आती हैं, और इन वस्तुओं का जो मूल कारण है सांख्य दर्शन में वह प्रकृति है। कृत्य से पहले, कृत्य अर्थात रचना, अर्थात उत्पत्ति, अर्थात जगत, अर्थात जगत की सभी वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं कृत्य हैं, रचना है, और इनका जो मूल कारण है, इनके जो आधार के रूप में सत्ता है, शक्ति है, वह प्रकृति है। तो प्रकृति का अर्थ सांख्य दर्शन में मूल कारण के रूप में है जो जगत को जन्म देती है। और एक अर्थ हमें और जान लेना है कि हम सामान्यतया यह समझते हैं कि प्रकृति एक ऐसी शक्ति है जो चैतन्य शक्ति है और स्त्री रूप है। यह भी सांख्य दर्शन में नहीं कहा गया है कि प्रकृति स्त्री है। प्रकृति तो स्वयं में जड़ है, और जड़ को न स्त्री कहा जा सकता है न पुरुष कहा जा सकता है। तो जड़ तत्व जो है वह प्रकृति है। सामान्यतया हम जो अर्थ समझते हैं उन अर्थों से भिन्न सांख्य दर्शन में प्रकृति को लिया गया है। तो यहाँ हम अब जो निष्कर्ष निकालते हैं, पहला तो यही है, चैतन्य तत्व है और प्रकृति जड़ तत्व है। तो सांख्य दर्शन में जड़ और चेतन ये दो तत्व हैं, और इन्हीं दो तत्वों का खेल है यह जगत। इन्हीं दो तत्वों से मिलकर इस जगत की रचना होती है। अब हम सांख्य दर्शन में प्रकृति के अन्य नामों पर भी चर्चा कर लेते हैं। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्त इस अर्थ में प्रकृति है कि सृष्टि के पहले सारा संसार प्रकृति में बीज रूप से, अव्यक्त रूप से निहित रहता है। इसलिए प्रकृति का एक नाम अव्यक्त भी है। इसको एक अन्य नाम भी दिया गया है सांख्य दर्शन में, जिसे हम प्रधान कहते हैं। प्रधान का अर्थ होता है पहला तत्व। जब प्रकृति सृष्टि की प्रक्रिया को शुरू करती है तो पहला तत्व है प्रकृति। प्रकृति के बाद महत, और इसके बाद फिर अहंकार। अहंकार से फिर ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं, मन भी उत्पन्न होता है, फिर पंचतन मात्राएँ, पंच महाभूत और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहला तत्व प्रकृति है, इसलिए पहला होने के कारण उसे प्रधान भी कहा गया है। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति का एक नाम प्रधान है। प्रकृति को एक अन्य नाम भी दिया गया है जिसे हम अनुमान कहते हैं। प्रकृति को हम प्रत्यक्ष से नहीं जानते हैं। हमारी किसी भी इंद्रिय से प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रकृति का अनुभव नहीं होता है। जगत की वस्तुएं जो हमारे अनुभव में आती हैं उनके कारण के रूप में, उनके आधार के रूप में हम प्रकृति को अनुमान से जानते हैं। इसलिए प्रकृति का एक नाम अनुमान भी है। तो हमने देखा कि प्रकृति को अनुमान, प्रधान और अव्यक्त नामों से भी सांख्य दर्शन में समझा गया है। अब हम आते हैं पुरुष के विषय में, जानते हैं कि पुरुष का अन्य क्या नाम है सांख्य दर्शन में। तो पुरुष को साक्षी, पुरुष को भोक्ता के रूप में भी समझा गया है, क्योंकि पुरुष किसी भी अनुभव में सक्रिय रूप से साझेदार नहीं होता है, वह अनुभवों का साक्षी होता है। लेकिन अज्ञान के कारण वह उन अनुभवों को अपने से कर लेता है, इसलिए उसे दुख होता है। पुरुष को भोक्ता भी कहा गया है। भोक्ता इस अर्थ में है कि प्रकृति सारे पदार्थों का निर्माण पुरुष के लिए करती है, वह अपने लिए इन वस्तुओं का निर्माण नहीं करती है। पुरुष इन वस्तुओं को अज्ञानवश अपने को जीव मानकर भोगना शुरू कर देता है और सुख दुख को प्राप्त करता है। तो पुरुष को साक्षी, भोक्ता के रूप में भी सांख्य दर्शन में कहा गया है। तो हम अब सांख्य दर्शन के प्रकृति और पुरुष के अर्थ को समझ गए हैं, प्रकृति और पुरुष के नामों को समझ गए हैं। इसके बाद हम प्रकृति
के गुणों को समझेंगे, प्रकृति के विशेषताओं को समझेंगे, फिर पुरुष की विशेषताओं को समझेंगे और प्रकृति और पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए सांख्य दर्शन ने क्या तर्क दिए हैं, इससे भी समझेंगे।